दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करेंगे एक पोएम, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इट वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी पोएम, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो पोएम पे से पहले हम थोड़ा सा ऑथर के बारे में देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम सुनते ही रोमांटिक एज, और उनको बोला जाता है प्रीस्ट ऑफ नेचर, नेचर का पुजारी भी कहा जाता है ना। तो ये जो बहुत बड़े राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स में से हैं। 1770 में जन्मे, 1850 में डेथ हुई है ना। इंग्लिश पोइट थे, मतलब इंग्लिश पोइट का मतलब इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने रोमांटिक एज स्टार्ट करी, एक तरीके से बोल सकते हैं। इनकी जो ये लिरिकल बैलेड्स नाम से जो पोइट्री कलेक्शन आया था 1798 में आया ये। ठीक है, तो ये जो पोइट्री कलेक्शन आया ये एस टी कॉलरिज के साथ में आया, मतलब इन दोनों ने मिलकर अपनी कविताएं इस कलेक्शन में डाली थी। तो ये 1798 में आया था, तो इसी साल से रोमांटिक एज को हम उसकी शुरुआत मानते हैं, उसकी स्टार्टिंग मानते हैं। और ये पोएट लॉरिएट भी रहे, मतलब राष्ट्र कवि रहे, एक तरीके से राज्य कवि, जो कि 1843 से मृत्यु तक रहे, मतलब जब तक ये जिंदा थे तब तक, यानी 1850 तक। इनके मेन कलेक्शन कौन कौन से हैं? मेन कलेक्शन देखो, चार तो एडिशन इनके लिरिकल बैलेड्स किया है। 1798 का एडिशन, फिर 1800 का, फिर 1802 का, फिर 1805 का। ठीक है, फिर एक पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स करके आया 1807 में। फिर उसके बाद सिंगल सिंगल पोएम्स आई कई सारी, पर जो इंपॉर्टेंट थी वो थी द प्रिल्यूड, जो 1850 में इनकी मृत्यु जिस साल हुई उसी साल आई। ठीक है, और जो आज की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक्चुअल में किसमें, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स 1807 का जो कलेक्शन था, इसमें इसमें फर्स्ट टाइम मतलब पब्लिश हुई थी। अब 1798 का जो कलेक्शन था पहली बार, इससे ये राइटर के तौर पे स्टैब्लिश नहीं हुए थे, मतलब इनको पॉपुलैरिटी मिली नहीं, बल्कि इस कलेक्शन में इनकी देख सकते हैं हम लोग, टिंटन एबे जो पोएम है ना, वो इसी कलेक्शन में आई थी। और बाद में फिर 1800 और 1802 इन कलेक्शंस में एक्चुअली लूसी पोएम्स वगैरह और दूसरी इंपॉर्टेंट पोएम्स आई, जिनके बाद में मतलब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी एज ए राइटर। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑथर का रहा। जैसे मैं बोलता हूँ, इनको प्रीस्ट बोला जाता है नेचर का, यानी कि पुजारी कहा जाता है नेचर का। और रोमांटिक एज का मेन फीचर ये था कि इसमें नेचर बेस्ड पोएम्स बहुत थी, और भी फीचर्स थे, इमेजिनेशन बेस्ड है ना, सेंसुअसनेस, ये सब चीजें थी। परंतु मतलब इमोशंस का खुल के उजागर करना, ये सब चीजें हुआ करती थी रोमांटिक एज की पोएट्री में। बट नेचर का जो एलिमेंट था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में हमको खूब मिलता है। अब जो आज हम जो पोएम पढ़ने वाले, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये पोएम डायरेक्टली कोई नेचर बेस्ड वैसे नहीं है, मतलब कि नेचर का डिस्क्रिप्शन है वैसे तरह का। बट हाँ, क्योंकि पोएम है नेचर के बारे में, कि किस तरीके से, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो कब का है, अर्ली 19th सेंचुरी का। अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब 1801 से मान के चलो आप, अर्ली, इसको 19th सेंचुरी की शुरुआत बोलते हैं 1801 से। ठीक है, तो अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पे क्या हो रहा था उस वक्त इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में और यूरोप में स्प्रेड हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से क्या हो गया था, इंसान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था मटेरियलिस्टिक लाइफ में, यानी कि भौतिक जीवन में पैसे, धन दौलत, प्रॉपर्टी, धंधा, व्यापार, बिजनेस, इन सब में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया था। और इंसान भूलता जा रहा था नेचर को, नेचर से दूर होता जा रहा था। तो पोएम डायरेक्टली नेचर पे नहीं है, परंतु पोएम है इंसान की उस मेंटेलिटी पर, जिस मेंटेलिटी की वजह से वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ता गया और नेचर से दूर होता गया। तो इस बात को एक्चुअल में पोएट ने मतलब उजागर किया है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सोनेट है। ये क्या है? एक सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है। पेट्रार्चन सोनेट है, यानी कि दो भागों में बांटी जा सकती है, पहली 8 लाइन और फिर फर्स्ट 8 लाइन्स और देन 6 लाइन्स, यानी ऑक्टेव एंड सेस्टेट, दो भागों में बांट बांट सकते हैं हम इसको। पेट्रार्चन सोनेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, टेक्स्ट पाते हैं। ठीक है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। जो लाइन है, टाइटल है, वो पहली लाइन यही है, मतलब जो पहली लाइन के नाम पे टाइटल रख दिया गया पोएम का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि संसार बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे साथ है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं राइटर? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इस संसार में बहुत ज्यादा घुस गए हैं, यानी हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये वर्ल्ड, यानी ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये हमारे साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है, यानी कि हम इसमें इन्वॉल्व हो गए, कहने का मतलब ये है। यानी हम इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खो गए हैं, इसमें घुस गए हैं पूरी तरह से। लेट एंड सून, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। तो देखो,
फिर राइटर बोल रहे हैं कि लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इस वर्ल्ड में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि लेट एंड सून, लेट और जल्दी, ये किसका सिंबल हो गया यहाँ पे, बेसिकली टाइम, एक तरफ से टाइम कि लेट और जल्दी, यानी कि लेट तक हम काम करते रहते हैं इस भौतिक जीवन की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, और सुबह सुबह जल्दी उठ के काम में लग जाते हैं। ठीक है, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, पैसा प्राप्त कर रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, आज कमा रहे हैं कल खर्च कर रहे हैं, आज प्राप्त कर रहे हैं आज ही खर्च कर रहे हैं। यानी कि इस वर्ल्ड में हम इस तरीके से इन्वॉल्व हो गए, इस तरह से घुस गए हैं कि हम टाइम को भी खो रहे हैं और पैसे को भी खो रहे हैं। मतलब टाइम भी हमारे हाथ से जाता जा रहा है, हम लेट नाइट तक काम में इन्वॉल्व हैं, सुबह सुबह जल्दी उठ के चल देते हैं, हमारे पास किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं है। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, जो कमा रहे हो खर्च तुरंत खर्च कर रहे हैं, कुछ सेव भी नहीं हो रहा कि ऐसा हो कि कुछ सेव कर रहे हो, बस इतना ही कमा रहे हैं और उसकी फिर भी जी जान लगाए हुए हैं कि दिन रात मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागे हुए हैं, काम धंधे धन दौलत, दो दो टाइम की रोजी रोटी पैसा, इन सब के पीछे भागे हुए हैं। वी ले वेस्ट आर पार्ट्स, और इस तरीके से हम बोल सकते हैं हम अपनी शक्तियों का को वेस्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ शक्तियां क्या है, समय सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, हम उस प्रॉपर्टी को खर्च कर रहे हैं एक्चुअल देखा जाए तो, यानी हम अपनी पावर जो समय है उसको खर्च कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, हम अपनी बेसिकली इन दोनों चीजों को, जो हमारे पास समय कितना लिमिटेड है उसको वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों के पीछे भाग कर। वी वेस्ट, वी वेस्ट, इसमें क्या है, एलिट्रेशन है। ठीक है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, हम लिटिल वी सी, बहुत थोड़ा सा, वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, हम नेचर में बहुत कम चीजें ऐसी देख पा रहे हैं जिनको हम अपना समझते हैं, यानी कि हम नेचर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम नेचर में अपना अपनत्व यानी अपनापन कुछ खोज ही नहीं पा रहे, बहुत कम चीजों में अपनापन खोज पा रहे हैं, राइटर कहना चाह रहा है ये, यानी नेचर नेचर से हमारा रिलेशन टूटता जा रहा है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, यानी नेचर में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपना समझ पा रहे हैं, यानी हम हमारा कनेक्शन ही कम हो गया, हमारा इमोशनल बॉन्डिंग, हमारा इमोशनल अटैचमेंट ही कम हो गया है नेचर के साथ में। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, क्योंकि हमने तो हमारा दिल जो है ना वो कहीं और दे दिया, हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में लगा हुआ है। वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे, हमने हमारे दिल दे दिए कहीं और, यानी हमने मन कहीं और लगा लिया अपना। अ सॉर्डेड बून, और बेसिकली जहां हमने मन लगाया वो क्या है, एक सॉर्डेड बून, बून मतलब आशीर्वाद होता है, और सॉर्डेड का मतलब डिग्रेडेड, एक तरह से नैतिक तौर पे पतन, यानी कि जिस जगह हमने हमारा मन लगा रखा है, हमने हमारे लिए बेसिकली हमने उसको क्या समझ रखा है कि वो आशीर्वाद है, हम पैसा कमा रहे हैं धन दौलत कमा रहे हैं, परंतु एक्चुअल में वो क्या है, हमारा पतन, एक ऐसा आशीर्वाद बोल सकते हो जिस जो हमारा पतन की ओर हमें ले जा रहा है, यानी पतन, बेसिकली मॉरली हम लोग डिग्रेड होते जा रहे हैं, क्योंकि हम नेचर की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम किसकी वैल्यू कर रहे हैं, उस फिजिकल वर्ल्ड, उस फिजिकल मनी की वैल्यू कर रहे हैं, जहां हमने हमारा मन तन सब थोप रखा है, सबका सब झोंक रखा है ना। तो वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिड बून, तो ये हमारे लिए एक तरह से ऐसा आशीर्वाद है जो हमको नैतिक पतन की ओर ले जा रहा है, हमारा स्पिरिचुअल पतन हो रहा है, आत्मीय पतन हो रहा है। दिस सी दैट बेयर्स आर बॉसम टू द मून, ये जो समुद्र है जो अपनी छाती खोल के एक तरह से चंद्रमा का स्वागत कर रहा है, मतलब यानी चंद्रमा के लिए अपनी छाती खोल रहा है, ये क्या मतलब है इसका, एक इमेज बनाई गई है पोएट ने, क्या इमेज बनाई है आप उम्मीद करो, सी को तो पहली बात पर्सोनिफाई कर दिया उन्होंने, सी को क्या कर दिया है, पर्सोनिफाई, है ना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन मतलब एक निर्जीव वस्तु को एक तरह से उसको मानवीय गुण देना, उसमें इंसानी गुण डाल देना। तो ये जो समुद्र है, द सी दैट बेयर्स हर बॉसम, जो अपनी छाती मतलब खोल रहा है, मतलब ओपन कर रहा है, बेयर्स यानी नंगी करना मतलब ओपन करना, हर बॉसम टू द मून, चंद्रमा के लिए, कहने का मतलब क्या है, समुद्र के पानी में चंद्रमा की परछाई नजर आना। तो दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, यानी ये चाहे ये समुद्र हो जिसमें हमें चंद्रमा की परछाई नजर आती है, चाहे ये हवाएं हों दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, जो हर घंटे सुबह से शाम तक आवाज करती रहती है, लगातार बहती रहती है, हाउलिंग करगड़ाती रहती है, आवाज करती रहती है। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, और अब ये हवाएं कैसी हो गई हैं, अब रात होते होते अप गैदर्ड, शाम होते होते ये इकट्ठी हो गई है, नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, एक तरीके से जैसे सोए फूल होते हैं ना, हिलडुल नहीं रहे, एक जगह इकट्ठा है, वैसे ऐसा लगता है ये हवाएं शांत होकर इकट्ठी हो गई है। ठीक है, ये पोइट क्यों बोल रहा है, इन चीजों का एग्जाम्पल क्यों दे रहा है, वो अब पता चलेगा क्यों दे रहा है। फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, यानी इन सब चीजों के लिए हम आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं,
इस इस समुद्र के लिए जिसमें चंद्रमा की परछाई नजर आती है, कितना मनोरम दृश्य होता है। इन बहती हुई हवाओं के लिए कि उनकी आवाजें सुनते हैं हम लोग, है ना, वो हाउलिंग, वो गड़गड़ाने की आवाज, वो चिल्लाने की आवाज, वो विंड्स की आवाज जो सुबह से शाम तक सुनाई देती है, और रात में जाके वो विंड्स कैसी हो जाती है, एकदम शांत, स्लीपिंग फ्लावर्स की तरह। किसकी जैसे? सोते हुए फूलों की जैसे। तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक तो सिमिली इस्तेमाल की गई है कि उन्होंने विंड को कंपेयर किया गया है स्लीपिंग फ्लावर से, लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। तो यहाँ क्या हो गया, सिमिली, हवा को स्लीपिंग फ्लावर्स से तुलना की गई है, सिमिली हो गई कि हवा ऐसी शांत हो गई जैसे कि स्लीपिंग फ्लावर, सोते हुए फूल। और फ्लावर्स का भी क्या हो गया है, एक तरह से पर्सोनिफिकेशन हो गया है। क्या हो गया है? पर्सोनिफाई कर दिया इनको भी। क्यों? क्यों फूलों को सोया हुआ दिखा रहा है, जैसे कोई इंसान सो रहा है, ठीक है, जैसे कोई इंसान सो रहा है वैसे फूलों को मतलब प्रेजेंट किया गया है, उसमें इंसानी गुण डाल दिए गए। तो विंड, चाहे समुद्र, चाहे फूल, ये शांत हवा, चाहे बहती हवा, इन सब चीजों के लिए, फॉर दिस, फॉर एवरीथिंग, नेचर से रिलेटेड हर चीज के लिए वी आर आउट ऑफ ट्यून। हम बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, मतलब एक तरीके से हम इनसे बोल सकते हैं कंपेटिबिलिटी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, हम इनसे इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल अटैचमेंट ही स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, हमारा मन ही नहीं लगता इनको, हम इनको वैल्यू ही नहीं कर रहे। ठीक है, वी आर आउट ऑफ ट्यून, क्योंकि हमारे मन कहाँ लगे हुए, हमने हमारे हार्ट्स, हमारे जो हार्ट है, हमारे दिल है, वो तो कहीं और दे दिया हमने। तो हम इन सब चीजों के लिए, हमको ऐसा लगता है वी आर आउट ऑफ ट्यून, हमको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें तो पुरानी चीज जमाने की है। नेचर की तारीफ करना, नेचर में मन लगाना, नेचर प्रकृति में रहना, ये सब तो पहले के लोग क्या करते थे। वी आर आउट ऑफ ट्यून नाउ, हम तो मॉडर्न हो गए ना। अब मॉडर्न लोग तो भाई शहरों की तरफ भाग रहे हैं, है ना, फैक्ट्रीज में काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे, पैसा कमाएंगे, धन दौलत प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो हमारा, हम क्या है, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हमारे लिए ओल्ड फैशन चीज हो गई ये नेचर, इसलिए हमारा ध्यान ही नहीं इसकी तरफ। हमारा ध्यान क्या है, उस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ है। ठीक है, इट मूव्स अस नॉट, ये नेचर अब हमको मूव नहीं करता, मतलब हमें इमोशनली फील ही नहीं होता, हमें अंदर से झकझोरता ही नहीं है ना, हमको मतलब फील ही नहीं होता है नेचर। क्यों? क्योंकि हम तो आउट ऑफ ट्यून हो गए, हमारा मन तो कहीं और लगा हुआ है, हमें ये ओल्ड फैशन लगता है ये नेचर। ठीक है, ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी। अब यहाँ से ट्यून चेंज हो गई पोएम की। ठीक है, अब तक पोएट एक्चुअल में बता रहा था हमको कि भैया इस वर्ल्ड, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, ये किधर बढ़ रहा है, मतलब ये किस तरफ बढ़ रहा है। शुरू के 8 लाइन में वो बता रहा है कि इस वर्ल्ड का मतलब बोल सकते हैं एटीट्यूड क्या है, इसका जो मन बदल गया है, तो अब ये किधर इन्वॉल्व हो रहा है, वो समझा रहा था हमको। इस वर्ल्ड का एक तरह से मेंटल मेकअप समझा रहा था कि ये किस तरह से मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में घुस गया है पूरी तरीके से। अब आगे की जो 6 लाइन है, सेस्टेड पोर्शन है, उसमें क्या बताएगा पोइट, अपना स्टैंड बताएगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा, वो बताएगा। ग्रेट गॉड, ग्रेट गॉड में ज ज मतलब ग ग, ठीक है, ग क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एलिट्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पेगन सकल्ड इन ए क्रीड आउटवॉर। अब पोइट बोल रहा है कि ग्रेट गॉड, महान भगवान, आई वुड रादर बी ए पेगन, मैं तो एक पेगन होना पसंद करूंगा। अब देखो, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म था इंग्लैंड में, तो अब राइटर बोल रहा है मैं तो पेगन होना पसंद करूंगा। अब पेगन को क्योंकि विधर्मी बोला जाता है, क्योंकि पेगन जो होते हैं वो बहुत सारे भगवानों को पूजते हैं, तो क्रिश्चियन धर्म के तो खिलाफ है ये। ठीक है, तो वो बोल रहा है, राइटर बोल रहा है मतलब कि मैं तो पेगन पेगन होना पसंद करूंगा, सकल्ड इन ए क्रीड आउट वॉर। अब पेगन लोग जो नेचर को पूजते हैं ना, वो भी पेगन कहलाते हैं। कारण एक हो कि नेचर में बहुत सारे भगवानों को पूजते हैं, मतलब वो आग को पूजेंगे, वो पानी को पूजेंगे, वे हवा को पूजेंगे, पेड़ पत्तियों को पूजेंगे, तो वो इनके लिए सभी गॉड है। तो पेगन जो है बहुत सारे गॉड्स को पूजते हैं, तो नेचर को पूजने वाले पेगन कहलाते हैं। तो बोल रहा ग्रेट गॉड, मैं तो पेगन होना पसंद करूंगा, सकल्ड इन ए क्रीड आउट वन। हो सकता है ये जो धर्म है, ये जो कल्चर है, ये अब पुराना हो चुका है। सकल्ड इन ए क्रीड आउट वन, क्रीड आउट वन का मतलब होता है ये पुराना हो चुका है। क्रीड मतलब एक तरह की ये जो सिद्धांत है, ये पेगनिज्म का जो सिद्धांत है ना, ये जो कल्चर है, ये आउटवर्न, ये पुराना हो चुका। ठीक है, तो मैं, सकल्ड का मतलब चूसना होता है वैसे, तो यहाँ पेगन सकल्ड का मतलब है कि मैं पेगन होके इस संस्कृति में, इस पेगनिज्म की संस्कृति में रहना पसंद करूंगा, इसमें पूरी तरह से मिश्रित रहना पसंद करूंगा, मैं इसको अपनाना पसंद करूंगा। ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी ए पेगन सकल्ड इन ए क्रीड आउट वन, की एक गुजर चुका, एक पुराना हो चुका धर्म संस्कृति, मैं उसमें रहना पसंद करूंगा। सो माइट आई, जिससे कि मैं स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ली, यहाँ इस खुशनुमा, ली मतलब घास का मैदान, इस खुशनुमा घास के मैदान में खड़ा होकर have glimpses that would make me less forlorn, मैं वो नजारे देख सकूं
कौन से नज़ारे देख सकूं? वो नज़ारे दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो मुझे फील कराएं लेस फॉरलॉर्न, कम अकेलापन फील कराएं। यानी कि मैं इस फिजिकल वर्ल्ड को जब देखता हूं तो मुझे बड़ा अकेलापन महसूस होता है। मुझे लगता है कि ये क्या भागदौड़ में लगे हुए हैं, ये क्या जीवन है। तो भगवान, मैं किसी मतलब क्रिश्चियन धर्म जो कि एक ही भगवान को मानता है, मैं उस धर्म से बाहर आके पेगनिज्म फॉलो करना पसंद करूंगा, है ना, जिसमें बहुत सारे भगवानों को पूजा जाता है, नेचर को पूजा जाता है। मैं उस पेगन धर्म को पसंद करना, मतलब उसमें इन्वॉल्व रहना पसंद करूंगा, जिससे कि मैं इस घास के मैदान, इस खुशनुमा घास के मैदान पे खड़ा होकर वो नजारे देख सकूं। कौन से नजारे? दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, जो कि मुझे फील कराएं कम अकेलापन, क्योंकि ये नेचर मुझे अपनत्व फील कराता है। तो मैं यहाँ पर रह के अकेलापन फील नहीं करूंगा। हैव साइट ऑफ प्रोटियस, और मुझे नजर आएगा, कहाँ क्या नजर आएगा? प्रोटियस ग्रीक गॉड है। ये कौन है? ग्रीक गॉड। ग्रीक एक तरह से मतलब सिविलाइजेशन में ये भगवान थे प्रोटियस, जो कि समुद्र में से पैदा होंगे, मतलब समुद्र में से बाहर निकल आएंगे, समुद्र में इनका वास। तो हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, मुझे नजर आएगा समुद्र से निकलता हुआ प्रोटियस। और हियर ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज रेथल हॉर्न, या फिर मुझे, ट्राइटन भी गॉड है, ग्रीक गॉड, ठीक है, दोनों ग्रीक गॉड है। या फिर मुझे ट्राइटन सुनाई देगा यहाँ पे, ब्लो हिज रेथड हॉर्न, अपना शंख, रीथ हॉर्न शंख को बोला गया है, क्योंकि वो शंख कैसा होता है, वो इस तरह से होता है, मतलब उसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है ना, गोल गोल गोल, मतलब डिजाइन इस तरह से होती है ना, ठीक है, इस तरह से डिजाइन होता है, ट्रंग इस तरह से, ठीक है। तो वो रीथड मतलब बुना गया है, एक तरह से ऐसा लगता है कि गोल गोल बनाई हुई है, रीथड हॉर्न, है ना। और शंख बजाने, तो ट्राइटन जो है वो शंख बजा रहा है, तो उसके लिए बोल रहा है कि मैं यहाँ खड़े होके प्रोटियस को देखना पसंद करूंगा जो समुद्र से निकलेगा, या ट्राइटन को सुनना पसंद करूंगा जो अपना मतलब शंख बजाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्या है, मतलब एंशिएंट कल्चर में, पुराने कल्चर में हम लोग नेचर में जीते थे, नेचर को फॉलो करते थे, ठीक है। तो इन सब चीजों की वैल्यू थी, समुद्र की वैल्यू थी, ठीक है, हवा की वैल्यू थी, फूल पत्तियों की वैल्यू थी, इस घास की वैल्यू थी, हर जगह हमारा मन लगता था, सबसे हम इमोशनल अटैचमेंट फील करते थे। तो अब वो अटैचमेंट दूर होता जा रहा है। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये भौतिक जो ये औद्योगिक क्रांति है, इस क्रांति की वजह से देखा जाए तो इंसान नेचर से दूर हो गया है, और वो इन्वॉल्व होता जा रहा है फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक जीवन में, इसकी मारा मारी में, पैसे, धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसी के पीछे भाग रहा है, इसी को कमाने में लग रहा है, और नेचर से उसका वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, नेचर में से वो इमोशनल बॉन्डिंग ही फील नहीं करता, मतलब उसको इमोशनल अटैचमेंट ही फील नहीं होता, उसको अपनात्व फील नहीं होता, नेचर से उसको कोई फीलिंग ही नहीं आती। वो सोचता है सब पुरानी चीज है, इट्स आउट ऑफ ट्यून फॉर हिम, उसके लिए तो आउट ऑफ ट्यून है, ये तो पुराने जमाने की चीज है, वो तो मॉडर्न वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो गया पूरी तरीके से। तो राइटर बोल रहा है कि मेरे पास चॉइस है, तो मैं तो पेगनिज्म फॉलो करके इस नेचर के साथ में रहना चाहूंगा, और नेचर के नजारे उठाना, मतलब उनका लुत्फ उठाना चाहूंगा। तो ये पोएम है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। आई होप समझ में आ गई होगी। वैसे तो कोई टफ पोएम नहीं है, और मैंने बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। इसका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें इसमें और जो फिगर ऑफ स्पीच होंगे ना, जो जो छोड़ दिए मैंने, वो सब उसमें समझाऊंगा, और भी चीजें कुछ एक्स्ट्रा होंगी वो भी समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो मैंने पोएम आपको ढंग से समझा दी है। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई, ये वर्ड समझ में नहीं आया, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।